नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपको यह बताया जाए कि 2017-18 के साल में भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन आपको उसके बाद यह बताया जाए कि जिस रिपोर्ट में यह बात है उसे भारत सरकार सार्वजनिक नहीं करने दे रही है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर सरकार यह रिपोर्ट जारी कर देती कि 2016-17 के साल में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक थी, तो फिर उस सरकार के बाकी दावों का क्या होता। आपसे कई बार कहा है कि रिपोर्टर के बगैर एंकर कुछ नहीं होता है। यह रिपोर्टर की ही रिपोर्ट है कि आज दिल्ली में इस खबर की चारों तरफ चर्चा है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट में है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के साल में बेरोजगारी की दर 6.1 तक पहुंच गई, जो 45 साल में सबसे अधिक है। यही वो रिपोर्ट है जिसके जारी न करने के विरोध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यवाहक प्रमुख पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया। सरकार के पास पिछले दिसंबर से रिपोर्ट पड़ी है। जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच सर्वे है। इसमें बात निकल कर आई है कि नोटबंदी के बाद शहरों में बेरोजगारी की दर 7.8% हो गई और गांव में 5.3%। अगर यह रिपोर्ट बाहर आती तो आप जान पाते कि 15 से 29 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 17.4 है। आमतौर पर 3% बेरोजगारी की दर ही बहुत होती है, लेकिन युवाओं में 17.4% बेरोजगारी की दर है। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन पर क्या हालात होंगे। यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। उसी के विरोध में मोहनन ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से इस्तीफा दे दिया और मीनाक्षी ने एनडीटीवी की मरियम से फोन पर बात करते हुए मोहनन ने बताया कि काफी समय से महसूस हो रहा था कि सरकार उनकी रिपोर्ट को किनारे लगा रही है। Generally speaking, we found the commission was not very effective in discharging whatever it was supposed to do. And over the recent times, we thought we were being sidelined or we are not taken very seriously. It is an apex body for all official statistics in the country. But that purpose was not really being served. That was our feeling. And so what about, there are also reports that an NSSO report on jobs not being released is also a reason for the resignation. It is one of the reasons. It is one of the reasons. So this is the NSSO PLFS periodic labor force survey report that has not been released yet, sir? Yeah, it is that. It is the annual report of NSSO for the year 2016-17. Okay. Okay, sir. Sorry, 2017-18, please correct me. It is an usual NSSO report on employment and unemployment. क्या सरकार को यह रिपोर्ट पब्लिक के सामने अब नहीं रख देनी चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के महेश व्यास लगातार लिखकर बता रहे हैं कि नौकरी की स्थिति बहुत खराब है। उनके सर्वे में भी हमेशा बेरोजगारी इसी तरह झलक रही थी। कुछ हफ्ते पहले प्राइम टाइम में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि उनके पास जो आंकड़े हैं वो काफी संकुचित तरीके से वो बताते हैं। उसके बाहर के जो हालात है, अगर वो अनुमान लगाया जाए तो बेरोजगारी की दर देश में 9 से 10% के से भी अधिक है। जब 6.1% में ही 45 साल का रिकॉर्ड टूट जा रहा है तो सोचिए 9 से 10% में क्या हाल होगा। जॉब्स को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जो 7% तक का अनएम्प्लॉयमेंट अभी दिख रहा है वो पिछले कई महीनों से काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिख रहा है अभी। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 7% नहीं देखना चाहिए हमें। मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे ज़्यादा है और बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं। शायद हताश हैं, शायद उनको लगता है कि ढूंढने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये कहते हैं कि हम नौकरी करने को तैयार हैं। यदि हम इन लोगों को भी शामिल करें अनएम्प्लॉयड लोगों की मात्रा में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% के आसपास तक पहुंच जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट 7% जो हम कह रहे हैं वो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 9% के आसपास का अनएम्प्लॉयमेंट लेके हमें चलना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा है। ये 20 दिसंबर 2018 के कार्यक्रम का हिस्सा था। महेश व्यास की संस्था CMIE ताज़ा रिपोर्ट और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की लेबर रिपोर्ट के नतीजों में
खास फर्क नहीं दिखेगा आपको, बल्कि महेश व्यास के आंकड़े में तो बेरोजगारी और भी अधिक है। जनवरी के पहले हफ्ते में महेश व्यास ने 1.5 लाख से अधिक घरों के सर्वे के नतीजे में बता दिया था कि दिसंबर 2018 में बेरोजगारी की दर 7.4% हो गई है, पिछले 15 महीने में सबसे अधिक है। महेश व्यास ने बताया कि दिसंबर 2017 में जितने लोग काम पर थे उसकी तुलना में दिसंबर 2018 में काफी कमी आई है। एक साल के भीतर 1 करोड़ 10 लाख लोगों के हाथ से काम चला गया है। रोजगार में यह बहुत ही भारी गिरावट है। अब एक तारीख याद करें, मई 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय एक टास्क फोर्स बनाता है। वो नौकरी का डेटा विश्वसनीय तरीके से पता लगाने के लिए उपाय सुझाए। इसका काम दिया गया उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागड़िया को। उनकी अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने 30 अगस्त 2017 को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। कब? 2 साल पहले 31 अगस्त 2017 को अरविंद पनागड़िया ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद को अलविदा कह दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो नौकरी मिल रही है वैसी नौकरी कहीं मिलेगी नहीं। अब सोमेश झा ने 2 जनवरी 2019 को इस रिपोर्ट के बारे में खबर लिखी। सोमेश ने लिखा कि अरविंद पनागड़िया ने 30 अगस्त 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा श्रम मंत्रालय, नीति आयोग के पास है। सोमेश की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले जमा हुई इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि गांवों और शहरों में रोजगार की स्थिति का डेटा हर महीने कैप्चर किया जाए। अरविंद पनागड़िया की रिपोर्ट में यह बात थी कि फिलहाल के लिए जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा आने वाला है वो नौकरी के डेटा में जो भी अंतर और अंतर विरोध है उसे भरता है। यानी जिस रिपोर्ट के बारे में सोमेश ने आज लिखा है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे अधिक है, उस रिपोर्ट से ठीक ठाक पता चल सकता है। यह बात अरविंद पनागड़िया की अध्यक्षता में जमा टास्क रिपोर्ट में कही गई है, जिसका ड्राफ्ट तो पब्लिक किया गया, मगर अंतिम रिपोर्ट का आज तक पता नहीं चला। जब 2017 में नौकरियों के डेटा जुटाने को लेकर टास्क फोर्स बन गया था, तो फिर जून 2018 में सरकार ने टीसीए अनंत की अध्यक्षता में कमेटी क्यों बनाई? उस वक्त यह हुआ था कि भविष्य निधि संगठन आयोग ईपीएफओ के डेटा को लेकर सरकार बताने लगी कि इतने लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। फिर जब लोगों ने ईपीएफओ के डेटा को चैलेंज कर दिया, सवाल उठा दिए, तो टीसीए अनंत को काम दिया गया, जैसे कमेटी, एक कमेटी की रिपोर्ट को बहलाने के लिए दूसरी कमेटी, वैसा वाला मामला दिखता है कि 16 जनवरी 2019 को टीसीए अनंत ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसकी रिपोर्टिंग भी सोमेश झा ने ही की है। इसमें कहा गया है कि लेबर ब्यूरो के तिमाही सर्वे को बंद कर दिया जाए, या फिर उसकी जगह लेबर ब्यूरो हर तिमाही एंटरप्राइज सर्वे करे, जिसके आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी या कंज्यूमर उपभोक्ता सूचकांक की तरह रोजगार सूचकांक बनाया जाए। अब इसका भी आइडिया जून 2002 में चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रवीण श्रीवास्तव ने रोजगार सूचकांक बनाने का दे दिया था, जब वे श्रम मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक थे। रोजगार सूचकांक में ईपीएफओ के डेटा का इस्तेमाल हो सकता है। मार्च 2018 के बाद से लेबर ब्यूरो की तिमाही रिपोर्ट बंद कर दी गई। सारी रिपोर्ट सोमेश झा की है। सरकार रिपोर्ट दबा रही है और सोमेश झा नाम का एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर दे रहा है। सोमेश ने टीसीए अनंत कमेटी की रिपोर्ट को भी कवर किया, रिपोर्टिंग कर दी। अरविंद पनागड़िया वाले टास्क फोर्स की भी रिपोर्टिंग कर दी, और अब 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के आंकड़े को भी लिख दिया। इसका मतलब है कि यह रिपोर्टर अपना काम सधे हुए तरीके से किया जा रहा था। अब आपको एक और खबर की याद दिलाता हूं। फरवरी 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है, अन्य जगहों पर भी छपी है, कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों से कहा है कि अपने सेक्टर में जो रोजगार पैदा हुआ है उसकी सूची बनाएं। रेलवे, परिवहन विभाग, नितिन गडकरी वाला, शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे विभागों की परियोजनाओं से कितने लोगों का रोजगार मिला। अब प्रधानमंत्री कार्यालय बता सकता है कि फरवरी 2018 की इस रिपोर्ट का क्या रिजल्ट निकला। तो कमेटी का ध्यान भटकाने के लिए एक और कमेटी, और फिर इस तरह की खबरें। अब हम आपको बताते हैं कि सही डेटा क्यों जरूरी है। सही डेटा के आने से आपकी समझ में क्या फर्क आता है, इसके लिए सबसे पहले आप सूरत में प्रधानमंत्री का दिया हुआ भाषण सुनिए। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई, कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है। माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार
उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पे चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। प्रधानमंत्री का यह बयान गलत भी है और झूठ भी है। जब प्रधानमंत्री बलात्कार के मामले में सीधे सीधे गलत और झूठ बोल सकते हैं तो बाकियों का क्या कहा जाए। वहां ताली बजाने वाले लोग या तो अखबार नहीं पढ़ते होंगे या वो किराए के होंगे। आप कैसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री गलत और झूठ बोल रहे हैं? तो आप अपने अनुभव के आधार पर देख सकते हैं और दूसरा सही डेटा के आधार पर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 3 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं होती इस देश में, जांच नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, फांसी हो सकती है? क्या 7 दिन में हो सकती है? मगर डेटा बता देगा कि अभी तक निर्भया मामले के आरोपियों को ही फांसी नहीं हुई है। क्या प्रधानमंत्री सड़क पे किए जाने वाले न्याय की बात कर रहे हैं? जब लोगों के बीच, मध्य प्रदेश में एक घटना जरूर हुई थी, लेकिन जब लोगों के बीच यह खबर तेजी से फैली कि 45 साल में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक हो गई, तब नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और उनके सहयोगी मीडिया के सामने आए। No, there's no confusion. There's no confusion. The confusion simply is, and I'm again repeating, the confusion is being created by those who are using a draft report which has been leaked by some I don't know who, and which report has not been finalized. So unless the report is finalized, how can we say that the government is not, the government is not releasing the data, etc., etc.? People resigning would have their own personal reasons. They have not contacted me. I have not contacted them either. My issue at the moment is that I do want to tell you that there is a lot of evidence to show that jobs have been created in this economy in the last 4 years. And this is, for example, just to cite one report which is McKinsey in the beginning of 2018 said that between 23 to 26 million jobs are created. अभी आपने इसी कार्यक्रम में मोहनन को कहते सुना कि उनकी रिपोर्ट किनारे लगाई जा रही है इसलिए इस्तीफा दिया। राजीव कुमार कह रहे हैं कि ना उन्होंने उनको फोन किया ना इन्होंने उनको फोन किया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं पर्सनल कारण से इस्तीफा दे दिया। कमाल है, ना बात न चीत, लेकिन पता है कारण। राजीव कुमार का तर्क है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो बिना रोजगार के कैसे हो सकती है। आप इंटरनेट सर्च कीजिए, आप टेक्सटाइल पे ही आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर आई है कि वो रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्या रोजगार पैदा कर पा रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार पैदा कर पा रहा है? लेकिन जीडीपी ज्यादा है। तो जीडीपी बढ़ने के कोई और कारण हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि रोजगार भी उससे दुगना हो जाए या उसके बराबर बढ़ने लगे। 2005 से लेकर 2009-10 के बीच जॉबलेस ग्रोथ की बात सरकार को स्वीकार करनी पड़ी थी, यूपीए सरकार को। आप ये भी इंटरनेट सर्च कीजिए, तब सरकार को इसी नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े से एक दिक्कत हो गई थी, मगर उस समय के किसी अर्थशास्त्री ने इसे बंद नहीं किया। 2010 से 2014 के बीच जो दोबारा सरकार आई तब भी किसी ने इसे बंद नहीं किया। जीडीपी रेट बढ़ने का मतलब यह कभी नहीं होता कि नौकरी की दर उससे अधिक हो जाएगी। यह किसने और किस आधार पर साबित किया है हम जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बेंगलुरु से अमित बंसोले साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। इनके डिपार्टमेंट के सहयोगियों ने आज डेटा को लेकर कितना इनको दिक्कत आ रही है डेटा हासिल करने में, नौकरी के आंकड़ों को हासिल करने में, उसको लेकर एक आर्टिकल लिखा है। अमित साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो विवाद हुआ अभी 2017-18 के सैंपल सर्वे को लेकर हो रहा है कि उसकी रिपोर्ट जमा हो गई है, पर आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि 2016-17 के सैंपल सर्वे को लेकर आप बार बार आरटीआई कर रहे हैं। जवाब मिल रहा है कि वो रिपोर्ट तैयार है मगर वो रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही है। तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है या हमको समझने में कोई गलती हो गई है? बताएं। जी नहीं, आपको समझने में कोई गलती नहीं हुई है। हमारा ये प्रयास था जब हम वो रिपोर्ट बना रहे थे, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट नाम से पिछले साल जो हमने निकाली, उसमें हमारी ये कोशिश थी कि जो लेटेस्ट डेटा हो उसी को हम प्रस्तुत करें लोगों के सामने। तो उसमें हमको चाहिए था कि 2015 के बाद भी कुछ अगर आया हो तो हम शामिल करें, क्योंकि उसके बीच में नोटबंदी हुई थी, जीएसटी हुआ था। तो जाहिर है कि 2015 का डेटा अगर हम 2018 में सामने लाएं तो लोग कहेंगे तो आप पुराना डेटा लेके आए हैं। तो हम लोग ने कोशिश की पता करने की कि क्या हुआ, क्योंकि ये तो पता था कि सर्वे हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कब उनके रिजल्ट आएंगे। तो हमने आरटीआई किया था, जैसे कि
हमारे कलीग जानकी है जिन्होंने ये आर्टिकल लगाया, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो ये पता चला कि दिसंबर तक आ जाएगा डेटा, लेकिन वो नहीं आया, तो हमने फिर से एक और बार फॉलोअप भी किया था। तो आप तो पूरी कहानी सुना ही चुके हैं कि रिपोर्ट तो तैयार है लेकिन रिलीज नहीं की जा रही है। जी अमित शाह, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी राजीव कुमार मैकेंजी के डेटा की बात कर रहे थे। मुझे हैरानी है कि सरकार अपने विभाग के, अपने मंत्रालय के डेटा को क्वेश्चन कर रही है, उसको बंद कर दे रही है, लेकिन मैकेंजी के डेटा को क्वेश्चन नहीं कर रही है। क्या आपने मैकेंजी नाम की का डेटा पढ़ा है? क्या उसमें कोई बड़ा भारी क्रांतिकारी ऐसी चीज है जिससे भारत सरकार के इन अर्थशास्त्रियों को उसमें कोई सवाल नजर नहीं आता है? ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता कि किस बेसिस पे वो कह रहे हैं इतनी नौकरियां बनी हैं अर्थव्यवस्था में। लेकिन ये मैं इतना कह सकता हूं कि हम कैसे जान सकते हैं, अगर हम ये सोचे कि हम कैसे पता करें कि कितनी नौकरियां हैं, तो इसका जवाब सीधा सीधा यह है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में लोगों से पूछने, घर घर जाके सर्वे करने के अलावा बहुत ज़्यादा कोई तरीके नहीं है। क्योंकि अगर आप जीडीपी, जैसे आप कह रहे थे, आप केवल जीडीपी ग्रोथ को देखें तो आपको ये नहीं पता कि उसमें से कितनी जो आर्थिक वृद्धि हो रही है वो उत्पादकता बढ़ रही है, एक एक आदमी की उत्पादकता बढ़ रही है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसके वजह से है, या नौकरियां बढ़ रही हैं उसके वजह से है, ये नहीं जानते। तो आप सीधा हिसाब लगा नहीं सकते। आप ईपीएफओ और ये सब से भी सीधा हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि उनमें जो शामिल लोग हैं वो पूरे श्रम बल का एक हिस्सा है। पूरा श्रम बल तो ईपीएफओ में आता नहीं है, लेबर फोर्स तो आता नहीं है। तो पूरा कैप्चर करने के लिए सर्वे जरूरी है। और कोई भी कंसल्टेंसी फर्म हो, कोई भी इंटरनेशनल संस्था हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएलओ हो, आखिरकार उनको गवर्नमेंट का ही डेटा चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा डेटा बनाए, रिलायबल बनाए, समय पर उसको सामने रखे, ताकि हर संस्था उसको इस्तेमाल कर सके। साहब, एक और सवाल जानना चाहता हूं कि एनएसएसओ के डेटा में समस्याओं की बात अचानक बढ़ गई जब उसके आंकड़े से सरकार की आलोचना होने लगी, उससे बढ़ गई, या उसमें वाकई बहुत ज्यादा कमियां थीं और क्या उसे बंद करना ही जरूरी था? नहीं, देखिए, एनएसएसओ दरअसल हुआ ये कि 2011-12 तक हर 5 साल पर एनएसएसओ अपना रोजगार का सर्वे रिपोर्ट जारी करता था। और तब तक ये शायद लोगों को ठीक भी लगता था, क्योंकि भारत का जो श्रम बल है वो इतना बदल भी नहीं रहा था, साल दर साल उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 10 साल से ये हो गया कि ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त करने लग गए, वो कॉलेज से बाहर निकलकर अलग प्रकार की नौकरियां ढूंढने लग गए। पहले जो असंगठित क्षेत्र में काम कर अपना गुजारा किया करते थे, वो अब कोई और अच्छी नौकरियां ढूंढने लग गए। तो इस बदलाव के कारण ये महसूस हुआ कि ज़्यादा सर्वे करने की जरूरत है, साल दर साल करने की जरूरत है, 5 साल से नहीं होगा। तो अब ये पीएलएफएस जो आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसकी मेथड कोई एनएसएसओ से अलग नहीं, एनएसएसओ ही इसको कर रहा है, मेथड भी वही है। तो उसमें कोई शंका का कारण नहीं है कि उसमें क्वालिटी खराब होगी। भारत का जो एनएसएसओ है वो दुनिया भर में मशहूर है। 1950 या 55 से जब से उसकी स्थापना हुई है, तब से वो अच्छा डाटा जमा कर रहा है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसमें कोई शक की, वैसे मुझे कोई मतलब नजर नहीं आता शक का कारण करना है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये अमिताभ कांत ने कहा है कि ओला उबर में नौकरियां बढ़ गई हैं, उसमें कोई 2 करोड़ लोगों को 2.2 मिलियन जॉब हो गया है, और इस तरह के जो आंकड़े बता रहे हैं, मुद्रा लोन के कारण हो गया है, बीपीओ के कारण हो गया, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे पास जॉब का डेटा नहीं, वित्त मंत्री कह रहे हैं हमारे पास जॉब का डेटा नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग जॉब का डेटा दे रहे हैं, और जिसमें जॉब का डेटा है वो डेटा नहीं रिलीज कर रहे हैं। पर क्या आप इस हिसाब किताब से सहमत हैं? नहीं, तो फिर से मैं यही कहूंगा कि मुद्रा हो या कोई कंस्ट्रक्शन स्कीम्स हो या कोई भी और ऐसी योजनाएं हो जिससे रोजगार पैदा हो सकता है, तो वो तो अच्छी योजना है। लेकिन उस योजना के बल पर हम ये तय नहीं कर सकते कि पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार या बेरोजगारी की क्या स्थिति है, क्योंकि कहीं रोजगार बना है तो कहीं घट भी गया होगा, कहीं नौकरियां पैदा हुई तो कहीं नष्ट भी हो गई हैं। तो ये सारा हिसाब जब कुल मिला के लगाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि पूरी अर्थव्यवस्था में क्या बेरोजगारी है। इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। तो ये केवल कहना काफी नहीं होता कि हमने मुद्रा में इतने लोन दे दिए तो इतनी नौकरियां उससे हो गई होंगी, हो भी हो सकती हैं। जो सर्वे किया, आपकी जो रिपोर्ट थी, उसी को हो गई, तो ये भी तो जोड़ना जरूरी है। जी, आधार माने तो इस वक्त रोजगार की स्थिति है क्या? क्या किसी दूसरे सेक्टर में रोजगार पैदा हो रहा है?
नहीं, देखिए हमने कोई खुद का सर्वे तो किया नहीं, हमने भी सारे सरकारी आंकड़े ही लिए और CMI के आंकड़े लिए हैं। तो स्थिति वही है जो सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं कि खराब है। और ये इसलिए है कि एक तरफ ज़्यादा लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, वो अच्छी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो कोई भी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, कोई भी जो आ जाए वो ले नहीं सकते। पर क्या नौकरी है? वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छी नौकरी, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ नौकरियां हैं नहीं। तो ये दोनों को मिला करके जो स्थिति पैदा हुई है वो हमको अभी नजर आ रही है। ना नौकरी है, ना नौकरियां हैं, ना रिपोर्ट है, ना रिपोर्ट्स हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए। ब्रेक के बाद हम गांधी की हत्या पर बात करेंगे। पिछले साल सितंबर के महीने में दिल्ली में ही मैंने एक पर्चा पढ़ा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पर गांधी की हत्या को जायज ठहराने के लिए ऐसी कई कविताएं और रचनाएं लिखी गई हैं जो पाठकों में हत्या को लेकर उसके समर्थन में गौरव का भाव भरने के लिए थी। इसी पर पर्चा था। मैंने उसमें बताया कि ये सारी रचनाएं टूटे फूटे वाक्य विन्यासों से नहीं बनी हैं, बल्कि विचारधारा से लैस किसी तीव्र दिमाग वाले रचनाकारों की सधी हुई भाषा से निकली हैं। उन्हें पढ़ते हुए ठिठका भी कि इनके रचनाकार कौन हैं, जो पाठक है उन पर क्या असर होता होगा। एक तरफ गांधी के नाम पर स्वच्छता का अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ इन कविताओं में गांधी को ही साफ किया जा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी ना तो इन कविताओं के रचनाकार का पता लगा और ना ही इसका पाठ करने वाले लोगों का, मगर 30 जनवरी को दोनों ही अपने आप सामने आ गए। अलीगढ़ से आई इस रिकॉर्डिंग को आप देखिए इसलिए कि आपने गांधी को मारते हुए नहीं देखा। अब आप देख सकते हैं कि गांधी को मारने की वो विचारधारा क्या थी, उनके हत्यारे कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे, वो सब आप इस वीडियो में फिर से होता हुआ देख सकते हैं। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे, अखिल भारत हिंदू महासभा। नालू तो भूमि काला निकला है, गन्ना खून था इसका। इतना देखा नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करें, हम पहले ही निकल आए उन तस्वीरों से। खून की जगह रंग था, लेकिन क्या आप उस रंग को बहते हुए देख पाए? पूजा शकुन पांडे हैं, जो अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव बताई जाती हैं। इन्हीं को आपने इस वीडियो में गांधी की तस्वीर पर गोली मारते देखा। मारने का अभ्यास इतना क्रूर है कि इसे दिखाना भी सही नहीं लगा। आवाज भर करने वाली बंदूक है, गोली चलने पर पोस्टर के पीछे लगा गुब्बारा फटता है और रक्त बहता है। किसी सभ्य समाज में किसी की हत्या का ऐसा अभ्यास देखने का कलेजा चाहिए। हत्या के बाद इन लोगों ने मिठाई भी बांटी। पूजा शकुन पांडे के अगल बगल में कई लोग खड़े हैं। इनके कपड़े का रंग और कलफ यानी कड़कड़ाहट बता रहा है कि अपनी विचारधारा को लेकर कितने तैयार हैं। तभी तो वे फिर से हत्या के दृश्य को दोहरा रहे हैं। क्या इस प्रक्रिया में इनके दिमाग में हत्या की कोशिश जायज नहीं हो रही है? इसी खतरे की तरफ लगातार हम इशारा करते रहे हैं। ये विचारधारा आपके बच्चों को हत्यारा बना देगी। पहले आपको चुप रहना सिखाएगी, फिर समर्थन करवाएगी और फिर इस तरह से अभ्यास करवाएगी कि इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग हत्या करने की प्रक्रिया से गुजरने लगेंगे और एक दिन गोली चला देंगे। क्या आपको एक बार के लिए भी अपने समाज की सूरत को लेकर चिंता नहीं होती होगी? पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूजा शकुन पांडे, उनके पति अशोक कुमार पांडे मुख्य अभियुक्त हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने सुबह सुबह उनके घर पर अशोक पांडे का इंटरव्यू लिया। पुलिस नहीं पकड़ पाई। अब दोनों फरार बताए जा रहे हैं। आज भी वो बाइट दे रहे हैं मीडिया वाले से। खुद हमसे भी एनडीटीवी इंडिया से बात की है और उन्होंने कहा कि उसको उस घटना को लेकर कोई अफसोस नहीं है। पूरा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर मना रहा, पुण्यतिथि मना रहा। अब देखिए वो क्या समझते हैं या उनके जो कमेंट हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट राइट नाउ दे आर एब्सकॉन्डर इन द आइज ऑफ द लॉ एंड दे विल बी कॉट। और हम उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और आज ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। राजीव कह रहे हैं कि घर पर वो मीडिया से बातें कर रहे हैं, उन्हें कोई अफसोस नहीं है। पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गांधी का अपमान उनके जीवन में भी होता था। उनके जीवन में ही उन पर पत्थर चलाए गए। गांधी न तब मरे और न मरने के बाद मरे। उनकी हत्या को सही ठहराने वाले गांधी जयंती पर उनकी मूर्ति के सामने घुटनों पर होते हैं। उनकी नीयत जाने कि वे दिल से होते हैं या किसी मजबूरी से,
लेकिन मानकर चलना चाहिए कि दिल से ही होते होंगे। लेकिन उनके साथ वो लोग क्यों नजर आते हैं जो गोडसे की जयंती भी मनाते हैं, गांधी की हत्या को शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक बूढ़ा सा, कमजोर सा, निहत्था आदमी कितनी बार मारा जाएगा? इतिहास यह भी लिखेगा कि 1948 के बाद 2019 में उसकी तस्वीरों को गोली मारी गई। पूजा शकुन पांडे के फेसबुक पेज पर जाइए, आपको पता चलेगा कि अलीगढ़ में ये काफी सक्रिय कार्यकर्ता नेता हैं। इस तस्वीर में देखिए 19 मार्च 2017 की बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी। ये शपथ ग्रहण समारोह की हैं, जहां सुशील मोदी पीछे बैठे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता नजर आ रहे हैं, पूजा शकुन पांडे साधु संतों के साथ आगे बैठी हैं। तस्वीर 19 मार्च 2017 की है, जब वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पता चलता है कि इतनी भी गुमनाम हस्ती नहीं है और भाजपा से इतनी भी दूर नहीं है। उसी दौरान की कुछ तस्वीरें इनकी शिवराज सिंह चौहान के साथ की हैं, उमा भारती के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ भी हैं। किसी के साथ तस्वीर होने का मतलब ये नहीं कि ये लोग, यानी बड़े जो नेता हैं, इनकी विचारधारा से सहमत हैं या उसमें भागीदार हैं। बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं निकालना चाहिए, बल्कि आप इतने भर के लिए इन तस्वीरों को देखिए कि इस महिला का भाजपा के समारोह में इसे एक सम्मानित स्थान मिलता है। और इन तस्वीरों को से ये समझिए कि गांधी की हत्या को दोहराने की बात सोचने वाली ये महिला जरा भी संकोच नहीं करती है इन नेताओं के बीच जाने में। ये हिम्मत उसमें कहां से आई? हो सकता है कि नेताओं की भी कमी रही हो इस बात की कि इन्हें और जोर से कहने की जरूरत है कि हम गांधी के हत्यारों या उनकी हत्या को जायज ठहराने वाली किसी भी बात या व्यक्ति के साथ नहीं है। पूजा शकुन पांडे के फेसबुक से पता चलता है कि वे 3 तलाक के मामले में अलीगढ़ से मीडिया को सक्रिय तर्क और सामग्री उपलब्ध कराने में काफी सक्रिय थी। एक हिंदी चैनल ने 3 तलाक के बहस में इनका बयान चलाया। एक प्रमुख अंग्रेजी चैनल की संवाददाता इनके घर जाकर इंटरव्यू कर लाती हैं। यह सब इसलिए बता रहे हैं कि पूजा शकुन पांडे के लिए मीडिया की कभी कमी नहीं रही। स्थानीय अखबारों में कई खबरें इनकी मिलती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर इनकी काफी खबरें हैं। वाइस चांसलर को गीता भेंट करती हैं, कभी तलवार के साथ नजर आती हैं। दिल्ली से चलने वाले न्यूज चैनलों पर 3 तलाक पर होने वाली चर्चा में उनके कई बयान मिलेंगे। 15 अप्रैल 2017 को एक प्रमुख अंग्रेजी चैनल की संवाददाता उनके घर जाकर इंटरव्यू लेती हैं। समाज और राजनीति को उस फैक्ट्री में जाकर देखना चाहिए या गांधी की हत्या की विचारधारा जहां तैयार होती है। क्या भारत के किसी पुलिस अफसर में हिम्मत है कि उस फैक्ट्री पर हाथ डाल दे? इसलिए पुलिस को इन्हें छोड़ देना चाहिए। जो काम उनके बस की नहीं है, नहीं करना चाहिए। गांधी होते तो इन्हें पक्का माफ भी कर देते। पूजा शकुन पांडे जैसे न जाने कितने लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं और इनका समर्थन करने वाले लोग संवैधानिक पदों पर हैं। किस किस को यह पुलिस गिरफ्तार करेगी? अच्छी बात है कि किसी ने इन्हें देशद्रोही नहीं कहा, आतंकवादी नहीं कहा। लगता है कि देशद्रोही और आतंकवादी बताने के सारे सर्टिफिकेट 30 जनवरी 2019 से पहले खत्म हो गए थे। गांधी के भारत में उनकी हत्या की चाह रखने वाले जिंदा हैं, सम्मानित भी हैं, मगर देशद्रोही नहीं कहे जाते हैं, आतंकवादी नहीं कहे जाते हैं। यही गांधी की जीत है। हमारी राजनीति बुजदिल हो चुकी है, डरपोक हो गई है, घटना की निंदा कर अपनी जवाबदेही पूरी कर लेती है। गांधी ने लोगों के विवेक की शक्ति पर भरोसा किया। हमारे नेताओं ने गांधी को मिटाने के लिए लोगों के विवेक पर ही हमला कर दिया। आज भी गांधी मारे जा रहे हैं और आप आज भी गांधी को बचा नहीं पा रहे हैं, जबकि आप उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। 2 अक्टूबर को क्या करेंगे? ब्रेक लेते हैं, फिर सोचते हैं। विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर लागू किए जाने का विरोध जारी है। गुरुवार को दिल्ली में इसके विरोध में मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक एक मार्च निकाला गया, जिसमें कई विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कई पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। लड़े चलो, लड़े चलो, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पहले 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से भर्तियां होती थी, तो जो हमारा बहुजन तबका है, SC ST OBC है, पिछड़ा हुआ तबका है, उनको पर्याप्त सीटें मिल जाया करती थी। हालांकि उसमें भी बैकलॉग का सवाल अभी भी जिंदा है। लेकिन 13 पॉइंट आने के बाद में 13 भर्तियों में हमारे SC ST OBC की पोस्ट आने के लिए कम से कम 12 से
मिनिमम 50 साल पर जाकर एक पोस्ट आएगी। हिंदू मुस्लिम का तो खैर मैटर ही नहीं है, ये तो वंचित समाज SC ST OBC के जो हक जो जिसने सुप्रीम कोर्ट ने खा गया है, सरकार को चाहिए था कि वो उसी दिन आकर SC ST OBC में विश्वास पैदा करती कि हम आपके हक के साथ हैं। और 1 साल हो गया और SC ST OBC सड़क पर हैं। हमें तो शर्म आती है कि सरकार के अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं। संविधान को बदलने की दिशा में मोदी जी ने कदम रखा है आरक्षण देकर, उसका भी गुस्सा उनको सड़कों पर ले आया है। ये बहुत वेलकम मूव है और मुझे लग रहा है 2019 में उनकी जो घर वापसी होने वाली है उसकी दिशा में ये पहला उठाया गया जनता का कदम है। अरे मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम ही करेंगे, वो तो यही कहेंगे चलो अयोध्या। बाबा साहब और भगत सिंह में जो मानते वो कहेंगे चलो लाइब्रेरी, चलो यूनिवर्सिटी, चलो समानता की लड़ाई में। उनके पास मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, हमारे पास किसान और मजदूर का है, दलित और आदिवासी का है, रोजगार का है। हम असली मुद्दे की बात करेंगे, वो फर्जी है तो वो फर्जी मुद्दे की बात करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या मतलब है 13 पॉइंट जो रोस्टर नहीं, ये इसका गुस्सा आज दिल्ली में जो सड़कों पर उतरा है वो और भी आग फैलेगी। एक विभाग में ज्यादा से ज्यादा 6-7 पोस्ट होती है, एक प्रोफेसर, 1-2 एसोसिएट प्रोफेसर, 2 या 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 3 से ज्यादा होंगे ही नहीं। तो एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी अब SC ST का नहीं बन पाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। जो सरकार ने अपना छिपा हुआ एजेंडा लागू किया है कि यहाँ दलित, मुस्लिम, OBC पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए 13% रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया। विभाग अपनी मर्जी से जो एडमिशन देगा तो इससे बच्चों के जो BC SC ST में जो पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों उनकी जिंदगी के साथ एक मजाक किया गया। 97% जो ब्राह्मण है वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स OBC का बिल्कुल नहीं है रिप्रेजेंटेशन और SC का केवल 7% है। एंड देन ST का अगर रोस्टर सिस्टम आ गया तो बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएगा। मोर देन 4000 एडहॉक टीचर्स हैं जो 200 पॉइंट रोस्टर के तहत भर्ती किए गए हैं। अगर ये 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाता है तो एक मैसिव मेहम होगा और बहुत भारी मात्रा में डिस्प्लेसमेंट होगी, ना केवल रिजर्व कैटेगरी के पोजीशंस पर बल्कि अनरिजर्व कैटेगरी के पोजीशंस पर भी। ये 13 पॉइंट रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद में पहला जो नोटिफिकेशन आया है वो हमारे विश्वविद्यालय से आया है, जिसमें 33 वैकेंसी निकाली गई है और एक भी ST SC OBC के लिए रिजर्व नहीं है। ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आनन फानन में वो वैकेंसी फिलअप कर ली जाए। ये पूरी तरह से सामाजिक न्याय की हत्या है और वहाँ पर किसी भी तरह की जो प्रतिरोध की आवाज़ है वो सुनते नहीं है और उस तरह का माहौल नहीं है।